संख्या 8, साना साना हाथ जोड़ी पाठ का प्रश्न संख्या 8 करते हैं। प्रश्न है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। अब प्रकृति का विराट स्वरूप देख करके, प्रकृति बहुत ही अद्भुत है, सुंदर है, तो आपने पाठ में पढ़ा ही है। इसमें उसके सौंदर्य को विराट स्वरूप यानी हिमालय पर्वत जो है बहुत ही बड़ा है, ऊंचा है। आप जानते हैं दुनिया में ऊंचा है पर्वत है, तो उस ऊंचे पर्वत के को कवयित्री ने विराट रूप दिया है, विराट नाम दिया है। तो उस अनंत और विराट स्वरूप को देख करके लेखिका बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। उन्हें ये प्रकृति बहुत ही रहस्यमयी लगती है, मोहक लगती है, और वो इस सौंदर्य को किसी बुद्ध के समान जैसे माया और छाया से उसकी उपमा करती हैं। मतलब कभी उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसका रूप पल पल रूप बदलता रहता है। सूर्य की किरणों के पड़ने से उसका रूप में जो परिवर्तन होता है उसे लेखिका ने माया और छाया का रूप या माया और छाया कहा है। उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है जैसे प्रकृति को लेखिका समझ नहीं पा रही है, प्रकृति के उस विराट स्वरूप को लेखिका समझ नहीं पा रही हैं और वो उसके विभिन्न रहस्यों से परिचित हो रही हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रकृति है वास्तव में रहस्यमयी है और उसके रूप को समझने के लिए मनुष्य को उसकी अनंत गहराइयों में जाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। कौन कौन से दृश्य झकझोर गए, क्या क्या दृश्य उन्होंने देखा वहाँ पर। जैसे उन्होंने प्राकृतिक दृश्य में हिमालय के सौंदर्य को देखा पहले, फिर दूसरा उन्होंने सौंदर्य इतना अधिक सौंदर्य था कि वो तंद्रिल अवस्था में थी, मतलब सोए अवस्था में थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, तुरंत उनके जब सुंदर दृश्य आंखों के सामने आया तो वो उस निद्रा अवस्था से जाग गई। तंद्रिल अवस्था होती है कि जब बहुत मतलब आदमी नींद में भी ना हो और बहुत जगह भी ना हो, मध्य अवस्था जो होती है, तो तंद्रिल अवस्था में थी। फिर उन्होंने देखा कि पहाड़ी औरतें जो है पत्थर तोड़ रही हैं और गूंथे आटे के समान उनका जो शरीर है, कोमल गोरी है खूब, और खूब काम करने से शरीर में उनके चमक है और एक अलग प्रकार का आकर्षण है। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े हैं, ठीक है। इनमें से अनेक की पीठ पर क्या बंधे हुए हैं, टोकरी, जिसमें उन्होंने क्या रखा है, अपने बच्चों को बिठा रखा है, बांध रखा है, बांध रखा है उन्होंने। फिर और वहाँ का जो नैसर्गिक सौंदर्य है, फूल है, वादियाँ हैं, झरने हैं, और इसके विपरीत जो है वहाँ का जो कठिन परिस्थितियाँ हैं, लोग भूखे लोग हैं और मौत है, दैन्य जीवन है, वहाँ का दयनीय जीवन है, और जिंदा रहने के लिए जो एक लोगों में एक अद्भुत जो है जिंदा रहने के लिए जो कठिन प्रयास कर रहे हैं, एक वो सारे दृश्य भी लेखिका ने देखे। मतलब वहाँ के सौंदर्य के साथ साथ वहाँ की जो विषमता थी, विषम परिस्थितियाँ थी, उसको भी लेखिका ने देखा है, और ऐसे दृश्य लेखिका को झकझोर जाते हैं। चलो अगला है कि सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। सैलानियों को अलौकिक छटा की अनुभूति कराने का, मतलब सैलानी अलौकिक छटा देखते हैं जब, तो या वो देख पाएँ, इसमें किन किन लोगों का प्रयास होता है, कौन कौन लोग वहाँ का। अब जैसे आप एक बहुत ही सुसज्जित पार्क या बागीचे को देखिए और एक बेतरतीब पार्क, जैसे आप अपने विद्यालय के ही पार्क को देख लीजिए, यदि इसको सही ढंग से व्यवस्थित किया जाता है तो कितना सुंदर लगता है। अभी तो मान लो कोरोना काल में सब कुछ बिगड़ा पड़ा है, तो उसी तरह जो प्रकृति में मनुष्य जो है उसमें अपना योगदान देता है और उसकी सुंदरता को बढ़ाने का प्रयास करता है, तो वो और भी सुंदर देखने में लगता है। तो इस तरह से सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा अनुभूति कराने में बहुत लोगों का योगदान होता है। कौन कौन से हैं, जैसे वाहन चालक और परिचालकों का, जो पर्यटकों को मनोरम स्थानों तक ले जाते हैं। हाँ,
वहाँ के लोगों को, हाँ गाइड वहाँ ले जाते हैं, हाँ वहाँ ले जाते हैं उनको दिखाने के लिए कि ये स्थल अच्छा है, चलिए देखिए। दूसरा है गाइड का, जो पर्यटकों को विभिन्न स्थानों के बारे में जो उसकी ऐतिहासिक और जो पौराणिक संबंध यदि हैं, ऐतिहासिक संबंध है और कोई अगर क्षेत्रीय संबंध है, वहाँ का क्षेत्रीय घटनाक्रम का संबंध है, तो उससे वो परिचित कराते हैं। तो इन सब इनका भी योगदान होता है और बहुत ही मनोरंजन तरीके से बताते भी हैं गाइड, तो उनका भी बहुत योगदान होता है। आगे है खाद्य वस्तुएं एवं अन्य सुरक्षा के उपकरण बेचने वालों का, जो पर्यटकों की क्षुधा को शांत करते हैं, मतलब पर्यटकों को खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। अब आपका बहुत ही सुंदर दृश्य है, लेकिन आपका पेट आप भूखे हैं, आप खाना नहीं खा पाए हैं, आपकी खाद्य सामग्री खत्म हो गई है, तो आपको भूख लगी रहेगी, तो आप नहीं देख पाओगे, उन दृश्यों का आनंद नहीं ले पाओगे। लेकिन वहाँ पर उपलब्ध जो मौजूद लोग जो होते हैं, वो उन खाद्य सामग्रियों को बेच करके वहाँ के लोगों को कार्य करने में, मतलब उस दृश्य को देखने में मदद करते हैं। फिर स्वादानुभूति करवाते हैं। फिर कैमरे, जूते, छड़ी, दूरबीन आदि जो किराए पे उपलब्ध होते हैं वहाँ पे। अब व्यक्ति हर जगह सामान खरीदता थोड़ी न चलेगा, भाई गया किराए पे लिए, इस्तेमाल किया और वहाँ से चला आया। तो इस तरह की स्थिति आती है कि लोग जो वहाँ बेचने वाले सामग्री हैं, जो लोगों को, जाने वाले लोगों को साधन उपलब्ध कराते हैं, उनका भी सहयोग होता है। फिर है सड़क बनाने वाले लोग, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सड़क नहीं बनेगी तो वहाँ पहुँचेंगे कैसे? तो सड़क बनाने वाले, बोझा ढोने वाले मजदूर, और जिनकी मदद से उन दुर्गम स्थानों तक पहुँचा जा सकता है। आप जैसे देखते हो कि वैष्णो देवी जाओ तो जो बुजुर्ग हैं, जो नहीं चल पाते हैं, उनके लिए वहाँ पे पालकी चलती है और आदमी जो है उन पालकियों से ढो करके वहाँ तक पहुँचाते हैं, माता के मंदिर तक पहुँचाते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक तरह से उनको जो व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती है ताकि जो आगंतुक हैं या दर्शक हैं वो उन स्थलों तक आसानी से पहुँच जाएं। फिर है राज्य सरकार के सुरक्षा कर्मियों का, जो हमें भय मुक्त यात्रा करने का अवसर प्रदान करते हैं। और राज्य के सुरक्षा कर्मी हो या केंद्र के सुरक्षा कर्मी हो, वो वहाँ के माहौल को सुरक्षित रखते हैं। जैसे आपने भी देखा ही था, कुछ दिन पहले मानसरोवर यात्रा में बमबारी हो गई थी, कितने यात्री मर गए थे। तो उसके बाद से फिर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, तो अब जो है वहाँ घटनाएं नहीं घटती हैं, क्योंकि लोगों को भी सचेत किया गया और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी अपने दायित्व को बहुत ही जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। इसी तरह सीमा क्षेत्र पर भी देख लो, हमारे जवान डटे रहते हैं तो हम घरों में सुरक्षित रह पाते हैं। अगला है कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता को देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। आम जनता है वो देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका निभाती है अपना। तो कोई भी देश आम जनता से ही चलता है। आम जनता ही देश की नागरिक होती है और वही देश, उसके ही कार्यों से देश का उत्थान और पतन होता है। तो आम जनता क्या करती है, आर्थिक सहयोग में, आर्थिक उन्नति में बहुत योगदान करती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से। और आम जनता के इस वर्ग में जैसे मजदूर हैं, ड्राइवर हैं, बोझा ढोने वाले हैं, फेरी वाले हैं, खेती करने वाले हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। जैसा कि लेखिका ने अपनी युमथांग यात्रा में लेखिका ने देखा कि जो पहाड़ी मजदूर औरतें पत्थर तोड़कर पर्यटकों के आवागमन के लिए जो रास्ता बना रही थी, वो उनको बड़ा आश्चर्यचकित लगा। फिर यहाँ पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, सड़क बन जाएगी तो वहाँ विकास होगा और इसका असर जो है देश की प्रगति पे पड़ता है। देखो, हाँ, जहाँ भी सड़कें पहुँच जाती हैं वहाँ पे का आवागमन सुगम हो जाता है और वहाँ उस क्षेत्र का विकास हो जाता है। जैसे आप देखते हैं गाँव में पहले सड़कें नहीं थी तो लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, ठीक है, लोग बैलगाड़ी से, टट्टू से, घोड़े से, पैदल जाते थे। लेकिन अब जब सड़कें बन गई हैं, हर जगह सड़कें चालू हो गई हैं, तो फिर क्या होता है, वो सारा आवागमन सुगम हो गया और लोग आसानी से आते जाते हैं। तो इसका देश पर असर पड़ता है। और ये जो पहाड़ी मजदूर हैं या पहाड़ी लोग हैं,
और या पर्यटक हैं या कृषि कार्य में लोग शामिल हैं, इन सब का देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान होता है। चलो अगला है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। क्या भूमिका होनी, प्रश्न महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता है प्रायः, ठीक है। तो हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए कि आज की युवा पीढ़ी यदि मनोरंजन चाहती है, देश में सुख चैन से रहना चाहती है, तो उसे अपना योगदान भी देना होगा। लेकिन वो क्या करता है, प्रकृति से दूरी बना कर रखता है, प्रकृति में योगदान नहीं देता है ना। अब जैसे प्रकृति आपके आसपास है तो उसका संरक्षण करना आपका परम कर्तव्य है। और प्रकृति के संरक्षण के लिए जैसे आप पर्यावरण को प्रदूषित ना होने दें और गंदगी ना फैलाएं, स्वच्छ वातावरण रखें, ढेर सारे पेड़ लगाएं। हाँ, ढेर सारे पेड़ लगाएं, लोगों को जागरूक करना। हाँ, और प्रायः क्या होता है, लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम प्रकृति के ही कृपा से जिंदा हैं। जिस दिन प्रकृति हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद देना बंद कर देगी, हम सब साफ हो जाएंगे। और होता ही है, देखो, यदि प्रकृति क्रोध में आती है और एक बार भूकंप आता है, सब कुछ हिल के ख़त्म हो जाता है ना। नेपाल में देखो आया था भूकंप, कितना सारा कुछ तहस नहस कर गया, बाढ़ आया, सब कुछ तहस नहस कर गया। तो प्रकृति के प्रति यदि हमारे प्रति प्रेम, मन में प्रेम नहीं रहेगा, तो हम प्रकृति हमारा विनाश कर देगी। तो इसीलिए देखो हमारे शास्त्रों में भी प्रकृति की पूजा का वर्णन है, जैसे सूरज है, चांद है, वृक्ष है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, इन सब को देवतुल्य माना जाता है और इनकी आराधना और पूजा की जाती है। हाँ, कि बचाएं, इसको किसी तरह बचाएं, धर्म के आस्था के नाम पे बचाएं या जागरूक हो जाएं तब बचाएं, जैसे भी बचाएं। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि आज की पीढ़ी पर्वतीय स्थानों पर जाती है, नदी झीलों पर जाती है, रमणीय स्थलों पर जाती है और पर्यटन स्थलों पर जाती है और वहाँ पे गंदगी करके चले आते हैं। तो इसलिए वहाँ गंदगी बढ़ रही है और वहाँ का तापमान बढ़ रहा है। अरे यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी जा कर के लोग गंदगी कराए हैं। हाँ, अमेरिका के और कहाँ के लोगों ने भेजा है, यंत्र भेजा है कि वो जा कर के वहाँ की गंदगी साफ करके लाएं। तो इस तरह से लोगों के जो है लोगों का जो प्रकृति के प्रति जो सौतेला व्यवहार है, उसका खाएंगे और उसी को जो है नष्ट करने पे उतारू रहते हैं। तो इस कारण से प्रकृति जो है हमारे जो हमें प्रकृति से उत्तम लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। फिर है, पर्यटन स्थलों पर किसी भी प्रकार का खाली पैकेट, अवशिष्ट पदार्थ, कूड़ा करकट ना फेंकें। फिर क्या करें, इन जगहों पे कूड़ेदान का प्रयोग करें और कोई भी कागज़ या ऐसा अनावश्यक पदार्थ वहाँ ना जलाएं जिससे धुआं हो। और यथासंभव जो है पहुँचने के लिए सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। क्यों सार्वजनिक वाहन, क्यों? क्योंकि आप दो व्यक्ति एक गाड़ी लेके जाएंगे तो अगर 50 व्यक्ति जा रहे हैं तो कितनी कार चली गई हैं? 50 व्यक्ति अगर जा रहे हैं तो कितनी 100 गाड़ी। हाँ, 100 गाड़ी। तो ऐसे में क्या होगा, वहाँ 100 गाड़ियाँ पहुँच जाएंगी। तो उसका उपाय क्या है, अगर सार्वजनिक साधन से हम जाएं तो एक बस में 55 लोग 60 लोग आ जाएंगे और सारे लोग पहुँच जाएंगे। एक ही गाड़ी धुआं करेगी, यहाँ तो 50 गाड़ी धुआं करेंगी। हाँ, पेट्रोल भी बचेगा, डीजल भी बचेगा, जाम की समस्या नहीं रहेगी। तो ये पॉल्यूशन भी नहीं होगा, अच्छा भी रहेगा। हाँ, इस तरह से हमें बचना चाहिए। अगला है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण की और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी आ गई, कमी जरूर आएगी। जब भाई तापमान गर्म हो जाएगा तो बर्फ़ कहाँ जमेगी, और जब बर्फ़ जमेगी ही नहीं तो स्नोफॉल होगा कहाँ से। तो स्नोफॉल होने के लिए भाई तापमान का कम होना आवश्यक है। तो पाठ में बताया गया है कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी आ रही है, तो उसके दुष्परिणाम क्या क्या हुए। दुष्परिणाम हुए कि कम बर्फ़ गिरने से प्राकृतिक दृश्यों में कमी आ गई। वे इंतज़ार करते हैं कि कब बर्फ़बारी हो तो कुल्लू मनाली और वहाँ के हिमालय के दृश्य देखने लायक हों, नहीं तो सूखे सूखे पहाड़ दिखाई देते हैं।
निर्जन क्षेत्र दिखाई देते हैं वहाँ पे। और पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ गिरने से पहाड़ों की सुंदरता बढ़ जाती है, सैलानी पहुँचते हैं, स्कीइंग करते हैं, वहाँ के आय के स्रोत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए प्राकृतिक सौंदर्य में कमी आ जा रही है प्रदूषण के कारण। बर्फ़ गिरने या न गिरने की अनिश्चितता से पर्यटकों की संख्या में कमी आने लगती है। पता नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा, पर्यटन उद्योग प्रभावित हो जाता है। फिर और ज़्यादा बर्फबारी ना होने से नदियों का जल स्तर भी घट जाता है। भाई नदियों में पानी कहाँ से आएगा? बर्फ़ पिघलेगी तभी तो। वैश्विक तापमान बढ़ जा रहा है, वैश्विक तापमान बढ़ जाएगा तो क्या होगा? फिर धरती में वही गर्मी शुरू हो जाएगी, हो ही रहा है वो जो धीरे परत धीरे। हाँ, यस मैम, हो ही रहा है। और आसमान जो है, परत नीचे जो जो जलवायु चक्र है वो भी प्रभावित हो रहा है। आसमान असमान वर्षा हो रही है और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हुई है। मतलब जब वर्षा होनी चाहिए तब वर्षा नहीं हो रहा। अब देखो जैसे सर्दियाँ पड़नी चाहिए थी, दिसंबर में ठंड पड़नी चाहिए थी, देखो नहीं पड़ी। अब जनवरी में आकर के ठंड पड़ रही है। अभी जनवरी फरवरी तक ठंड खींचेगी। तो इस तरह से ऋतुओं की समय बढ़ रही है। हाँ, जो जलवायु चक्र है वो भी आगे बढ़ जा रहा है। आगे मैम कई रोग भी उत्पन्न हुए हैं। हाँ, रोग भी बढ़ रहे हैं। तो जो प्रदूषण से वैश्विक तापमान बढ़ रहा है और जो ध्रुवों के बर्फ भी पिघल रही हैं, इससे खतरा हो रहा है और जलवायु चक्र भी प्रभावित हो रहा है। श्वास संबंधी बीमारियां हो रही हैं लोगों में, बहुत सारी अचानक वृद्धि हो जा रही है श्वास संबंधी बीमारियों। तो बहुत सारे इस तरह के प्रसंग हैं या परिस्थितियां हैं जो उत्पन्न हो रही हैं। तो इन सब से बचना चाहिए हमें। अगला है कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। कटाव का बताया था मैंने कि ये उसको भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। स्विट्जरलैंड हाँ, और यहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा है। सिक्किम का ये स्विट्जरलैंड कहा जाता है। खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य है यहाँ पे और ये अत्यंत ऊंचाई पर है और दुर्गम स्थान है। वहाँ पे पहुँचना थोड़ा कठिन है, लेकिन लोग जो पहुँच जाते हैं वहाँ उस सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और फिर यहाँ पे कटाव पर उन्हें घुटने भर तक बर्फ़ मिली। सोचो, घुटने भर बर्फ़ मिलना काफ़ी अच्छी बात है। और बर्फ़ पर लेटना चाहती थी लेकिन वहाँ कोई दुकान न थी। लेकिन यदि वहाँ कोई दुकान होती तो वहाँ का दृश्य और भी गंदा हो चुका होता, क्योंकि वहाँ गतिविधियाँ बढ़ जाती, व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ जाती और प्रदूषण का लोग वहाँ अपना इस्तेमाल किया हुआ अवशिष्ट सामान छोड़ जाते, चारों तरफ गंदगी फैल जाती, वहाँ का दृश्य भी नारकीय हो जाता। तो इसलिए और वाहनों के आवागमन से वहाँ क्या होता, तापमान बढ़ जाता। तो तापमान बढ़ने से क्या है, वहाँ की जो है बर्फ़ पिघलने लगती और वहाँ पर्यटकों को निराश होकर वापस लौटना पड़ता। हाँ, तो इसलिए वहाँ किसी दुकान का ना होना वरदान है। ये प्रश्न प्राय आता है। अगला है प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। तो प्रकृति अगर ना जल संचय की व्यवस्था ना करे ना, तो हम लोग तो समझो बिना पानी के ही प्यासे मर जाएं। जैसे देखो आप वहाँ सऊदी अरबिया में या जो अरेबियन देश हैं, वहाँ पे पानी का बहुत अभाव है। तेल तो बहुत है, पानी नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रकृति का जल संचयन का कोई स्रोत नहीं है। लेकिन आप इस मामले में आप भारत और जो भी बर्फीले क्षेत्र हैं वो बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि उन्हें प्रकृति सदैव पेय योग्य जल प्रदान करती है, ठीक है, नदियों के रूप में। तो अब इसमें कहा गया है कि बहुत ही अलग तरीके का जल संचयन होता है। प्रकृति जो है शीत ऋतु में जो पर्वत शिखरों पर गिरी बर्फ़ को एकत्र कर लेती है, ठीक है, और ये पर्वत शिखर वास्तव में अनूठे जल स्तंभ हैं। मतलब पहाड़ों पे बर्फ़ जमी है तो समझ लो आपको पानी निरंतर मिलेगा, और अगर नहीं जमी है तो फिर पानी नहीं मिल पाएगा। हाँ, हमें पानी क्यों मिलता है, क्योंकि हिमालय पे सदैव बर्फ़ जमी रहती है और वहीं से बूंद बूंद जो है पानी टपक करके और जो आता है तो विशाल नदियों का रूप पिघलेगा तो पानी विशाल पिघल करके विशाल रूप धारण कर लेती है नदियाँ। तो इससे लोगों का प्यास बुझ जाती है,
सिंचाई का काम आता है। और जो जगह जगह जो तालाब हैं, पोखर हैं, वहाँ पे पानी एकत्र हो जाते हैं। अब तो पहले लोग बहुत जागरूक थे पानी के मामले में, बीच में तो एकदम पानी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था, खाली पानी का बर्बादी ही हो रहा था। अब फिर पानी के संचयन पर ध्यान दिया जा रहा है, बरसात के पानी को इकट्ठा किया जा रहा है और जो है छतों पर अपने जो है वाटर हार्वेस्टिंग लगाया जा रहा है कि पानी एकत्र करके रख सकें और वर्षा ऋतु में पानी एकत्र करके रखें और फिर आगे बाकी के महीनों में उसका प्रयोग करें। तो इस तरह से लोगों में जागरूकता की जा रही है, बढ़ाई जा रही है। तो जल, तालाब, पोखर, झील आदि में जो है जब पानी रहता है इनमें तो वाष्पीकरण होता है, फिर वर्षा हो जाती है। तो जब आप लोग जो है जल चक्र तो पढ़ा ही है, आप लोगों ने वाटर साइकिल पढ़ा है, वो होने के लिए आपको जल का होना आवश्यक है, जरूरी है। 16वां प्रश्न है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। बहुत कठिन कर्तव्य निर्वहन करते हैं, उनके प्रति तो हम उनके इस ऋण को तो हम नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि हम उतना समय वहाँ पे जाकर के देश की सीमा पर बैठ के नहीं दे सकते हैं। तो उन सैनिकों को तो हम पहले नमन करते हैं कि उन्होंने इतना जो है देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना जीवन जो है समर्पित कर देते हैं। वो निर्जन स्थान है, दुर्गम स्थान है, बीहड़ स्थान है, वहाँ पे अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं और हर समय उनके ऊपर मौत का साया मंडराता रहता है। और प्राकृतिक परिस्थितियाँ जैसा कि मैंने कल बताया था प्रतिकूल रहती हैं, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है। लोगों को, जो सैनिक होते हैं, उनको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी कि रंगों का अंधापन हो जाता है, वो रंग ही नहीं पहचान पाते हैं। तो इसलिए वहाँ के सैनिकों को हटा दिया जाता है कुछ समय के बाद, मतलब बदल के ड्यूटी लगा दी जाती है। और ठंड इतना होता ही है कि पेट्रोल भर बचता है, बाकी सब जम जाता है। पानी पीने के लिए भी वहाँ पे हम एक दिन अभी देख रहे थे, टीवी में दिखा रहा था कि पानी गर्म करने के लिए वहाँ के तापमान के लिए सोलर सिस्टम से पानी गर्म हो, तो वहाँ के लिए अलग तरह का एक संयंत्र बना रखा है कि वहाँ के सैनिकों को, लेह लद्दाख के सैनिकों को दिया जाएगा। हाँ, खाया पिया नहीं हाँ, तो उसकी व्यवस्था में लगे हैं लोग। तो कोशिश हो रही है कि वहाँ के लोगों को भी वो सारी चीज़ें उपलब्ध हों। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उनके प्रति हम आदर और सम्मान का भाव रखें, उनके कर्तव्य निष्ठा एवं देशभक्ति पर उंगली ना उठाएं। जैसे सबसे पहला काम करते हैं विपक्षी नेता, तुरंत सैनिकों के कार्यनिष्ठा पे उंगली उठा देते हैं, तो ये सब गलत बात है। और उनके परिवार की सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखें, उनके प्रति हमारे मन में आदर और समर्पण की भावना हो, निष्ठा की भावना हो। तो इस तरह ये प्रश्न है, आप इसके उत्तरों को और घर में और थोड़ा अच्छे से देख लें।